यार साथियों, आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि क्लास 10th के लिए हम लाए हैं सामाजिक विज्ञान इतिहास, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल साइंस से अंग्रेजी भाषा में दोस्तों। ठीक है ना, जो कि 27 के पर्पज से हमें सभी क्वेश्चन को हिलाएंगे दोस्तों। आप लोग जल्द से जल्द वीडियो में नहीं आए हैं तो वीडियो को इन तक देखना है दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को भेज दीजिएगा दोस्तों। यहाँ से आप एक बार हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, आपको कोई भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम दवा के साथ कह रहे हैं, यदि वीडियो दूसरा देखना पड़ा तो मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमको कमेंट बॉक्स में गाली बक दीजिएगा। कोई बात नहीं दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। आपका धन्यवाद, आप आए हैं मेरे क्लास में, आपके लिए हम धन्यवाद देते हैं दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करना है और कहीं नहीं जाना है दोस्तों। सबसे पहले है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे? फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार क्या समझेंगे दोस्तों। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का जो विचार समझेंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार है दोस्तों। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार है दोस्तों। देखिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। कि कहाँ हुई थी? 1789 में हुई थी दोस्तों। कब? 1789 ईस्वी में। ठीक है ना, क्रांति हुई थी, पहली क्रांति दोस्तों। अभिव्यक्ति पर पहली क्रांति 1789 ईस्वी में ऑब्जेक्टिव में आएगा दोस्तों। ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद लेफ्ट और ली करंट के विचार, नया फ्रांसीसी झंडा। ठीक है ना, उसके बाद का रहा स्टेट्स जर्नल को चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया है दोस्तों। असेंबली की जगह आप लोगों को बलि भी दे देगा दोस्तों। असेंबली रखा गया था दोस्तों। ठीक है ना, नई स्तुतियाँ रची गई और स्पष्ट ली गई दोस्तों। क्या कहा है? नई नई स्तुतियाँ रची गई और स्पष्ट कहा गया है, ली गई है दोस्तों। उसको से कहा गया है कि आप हमको दीजिए। ठीक है ना, वहाँ से लिया गया है। ठीक है ना, चलिए क्या क्या कर रहा है यहाँ पे? केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था प्रणाली, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए हैं दोस्तों। यह जो है आंतरिक जो भी शुल्क था सभी को माफ कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है ना, और उसके बाद दोस्तों क्या कर रहा है कि भार और माप की एक समान प्रणाली लागू की गई है। ठीक, फ्रांसीसी को आम लोगों की भाषा बनाई गई है। फ्रांसीसी लोगों को क्या बनाई गई थी? आम लोगों की भाषा बनाई गई थी, जो कि आम अपने लोग बोल सके। ठीक है ना, अपने विचार की माध्यम से बोल सके। ठीक है ना, अब नेपोलियन के बारे में समझेंगे। नेपोलियन के बारे में यहाँ पे समझेंगे दोस्तों। नेपोलियन जो कि बोनापार्ट है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है। नेपोलियन फ्रांस में 1799 से 1815 तक शासन किया गया दोस्तों। ठीक है ना, कब तक? 1799 से 1815 तक फ्रांस में शासन किया था दोस्तों। ठीक है ना, 1799 में प्रथम राजदूत बनकर पूर्ण अधिकार प्राप्त किया था दोस्तों। कब पूर्ण अधिकार प्राप्त किया था? 1799 में प्रथम राजदूत बनकर दोस्तों। ठीक है ना, उसके बाद 1804 की नागरिक संहिता अथवा नेपोलियन की संहिता पर विचार डाला था दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, क्या कर रहा? विचार डाला था दोस्तों। उसके बाद कहता है कि कानून के समक्ष बराबरी और समापत्ति के अधिकार की सुरक्षित बनाई गई थी दोस्तों। सुरक्षित बनाई गई थी कि हम जो खाना पीना कर रहे हैं वह कहीं भी नहीं जाना है। जो हम अनाज इकट्ठा कर रहे हैं या तो दूसरा कोई लेगा, नहीं मेरे घर से कोई लेगा दोस्तों। सबको इकट्ठा कर रहा था ये नेपोलियन। कानून के तहत फ्रांस जो थे यह बराबरी के और समाप्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया था दोस्तों। कह रहा था कि हम अपने सुरक्षा के बलबूते रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों, उसके बाद क्या रहा है? प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया गया था। प्रशासनिक विभाजन मतलब होता है कि अपना जो है पर्पज से काम करना है और प्रशासनिक मेरा भी जो संपत्ति है उसको मैं अपने तौर पर विभाजन करेंगे और सरल करेंगे। जिसको देने का इच्छा रहेगा वह उसको ही देंगे, उसके बाद किसी को नहीं देंगे दोस्तों। ठीक है ना, उसके बाद कर रहा है यहाँ पे देखिए, उसके बाद क्या कर रहा है कि समाप्ति का व्यवस्था को समाप्त करना दोस्तों। जो भी समाप्ति था दोस्तों, उसको क्या करना था? समाप्त करना था दोस्तों। किसानों को भू दास्तु और जागीरदारी शुल्कों में मुक्ति दिलाई दोस्तों। ये जो था दोस्तों
कुछ जो शुल्क ज़्यादा ले रहे थे दोस्तों, उसको मुक्ति दिला दिया दोस्तों, कुछ शुल्क, ठीक है ना। चलिए, और करा यातायात और संचार प्रणालियों में सुधार किया गया। नेपोलियन क्या करा, राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली, करों में की शेयर फ्लिप जो था लगाई, और लोगों को फ्रांसीसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया दोस्तों। सभी को क्या कहता है, मजबूर कर दिया गया, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे क्या करा है यहाँ पे, ठीक है ना, करा है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण दोस्तों करा है सामूहिक, देखिए अच्छा से इसको देख लीजिए एक बार आप लोग, ठीक है ना। चलिए क्या करा है यहाँ पे, देख सकते हैं क्या करा है आपका, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण करा। सामूहिक पहचान या सम्मान संस्कृति नहीं होने के कारण भी कोई भी राष्ट्र राज्य यूरोप में नहीं थे, क्या थे, नहीं थे। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर अलग अलग भाषाएं बोलते हैं थे, क्या बोलते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, ठीक है ना। उदाहरण के लिए दोस्तों हंगरी की आधी आबादी म्यांमार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी आधी आबादी दूसरी विभिन्न भाषाओं की भाषा बोलते थे। गलासिया के कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे दोस्तों, गलासिया के कुलीन वर्ग के पोलिश भाषा बोलते थे दोस्तों। यह सब कोई से कोई भाषा ऐसे ऐसे बोल बोल कर दिमाग सभी का खराब कर दिया था दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि अब उसके बाद आया है मेरे कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, जो कि कुलीन वर्ग जो पूछा जाता है, यह हर एक जो है साल छोटे छोटे के पूछा जाता है, तो इसको अच्छा से देखिएगा। 26 में नहीं पूछा था दोस्तों, 27 में पूछ ही दिया जाएगा, तो अब क्या कीजिएगा, अच्छा से इसको देख लीजिए। कुलीन वर्ग जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि का मालिक है। कुलीन वर्ग होता है कि जो सामाजिक यानी कि अपना समाज के और राजनीतिक के रूप से भूमि का मालिक हो, उसी क्या कहते हैं, कुलीन वर्ग कहते हैं दोस्तों। आपस में वैवाहिक के संबंधों से जुड़ा हुआ था और बोलचाल में फ्रेंच भाषा प्रयोग करते थे। कौन भाषा बोलते थे, फ्रेंच भाषा बोलते थे दोस्तों, ठीक है ना। जनसंख्या की दृष्टि से यह समूह छोटा था दोस्तों, कैसे था, छोटा था, जनसंख्या के अति से दृष्टि से यह समूह छोटा था, इसलिए इसके विचारधारा पे लागू उठाते थे दोस्तों कुलीन वर्ग के दोस्तों। यहाँ कुलीन वर्ग का हम थोड़ा ही लिए हैं, आपको या 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछ दिया जाएगा दोस्तों, इसको यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। आप नोट ये बनाते चलिएगा दोस्तों, नोट जो है अच्छा रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब मध्य वर्ग एक बार पढ़ लेते दोस्तों। मध्य वर्ग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है, मध्य वर्ग यह सब बार पूछा जाता है, हर एक बार पूछा जाता है मध्य वर्ग, ठीक है ना। कहा है कस्बों के विकास और विजक वर्गों के उदय के साथ ही नया सामाजिक वर्ग उभरा, कहा है नया सामाजिक वर्ग उभरा था, ठीक ना। मध्य वर्ग में सामाजिक नया कुछ वर्ग जो है उभरा था। शैक्षणिक और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीयता विचारों की लोकप्रियता मिली थी दोस्तों। यहाँ से कुछ मध्य वर्ग में कुछ नया सीखने को मिला था राष्ट्रवाद के थ्रू, समझे, ठीक ना। उसके बाद चलते हैं आगे दोस्तों। आपका आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि उदारवादी राष्ट्रवाद को क्या मानते थे दोस्तों। यह तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क में पूछा जाता है दोस्तों। यह जो क्वेश्चन 5 मार्क में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छा से पढ़िएगा दोस्तों, ठीक ना। देखिए यह जो है उदारवाद व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी के लिए खड़ा था दोस्तों, ठीक है ना। निरंकुश शासक और पादी वर्ग जो था विशेष धाराओं की समाप्ति कर रहा था दोस्तों। संसद के माध्यम से यह एक संविधान और प्रतिनिधि सरकार था दोस्तों, ठीक। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों और पूंजी के आगमन पर राज्य द्वारा लगाए गए, ठीक ना, और प्रतिबंधनों को समाप्त करने के पक्ष में था दोस्तों। क्या था, प्रतिबंधनों को समाप्त करने के पक्ष में था दोस्तों यह, ठीक है ना। चलिए फिर आगे चलते, कुछ आगे जो कह रहा है उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। जोलविरिन एक सीमा शुल्क संघ ने टेरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया, मुद्राओं की संख्या को 2 तक कम कर दिया और गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए रेल के नेटवर्क को बढ़ा दिया गया दोस्तों। रेल जो नेटवर्क था उसको बढ़ा दिया गया था दोस्तों, ठीक है ना। आज हम यहीं तक रहेंगे दोस्तों, उसके बाद जो टॉपिक बचा हुआ है
आपका दूसरा वीडियो में हम ले लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए।